नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। हिंदी पढ़ाई की आज हमारी क्लास है। और देखिए दोस्तों, मेरा जो पढ़ाने का तरीका वो है पॉजिटिव और नेगेटिव। जो मेरे पुराने बच्चे हैं सब जानते हैं, सब समझते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीख गए हैं। बहुत बच्चों की कॉल आती हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे कॉल करके बताते हैं कि सर हमारा पेपर सॉल्व होने लगा है, हम फटाफट आंसर निकाल लेते हैं आपकी ट्रिक से। तो बहुत 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 अच्छा लगता है और उनका बहुत बहुत थैंक यू भी। अच्छा, जो लोग नए हैं वो समझ लो, ये एक ऐसा मेथड है जो पेडागोजी को बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कराता है। रामबाण ट्रिक्स हैं, ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपको सीडीपी का विशेषज्ञ बना देंगी। ये मत सोचना कि मैंने ये अपने लिए लिखा हुआ सीडीपी विशेषज्ञ, नहीं, आपको सीडीपी विशेषज्ञ बनाना है। कैसे? पॉजिटिव और नेगेटिव से, ताकि आपका सीटेट क्रैक हो जाए। और पॉजिटिव नेगेटिव सीखने का तरीका यही है कि जो भी आप ये क्लासेस होता है लिखा हुआ है ना, इनको क्लासेस को सीरियल वाइज देखो। जिस सब्जेक्ट की भी आप देख रहे हो सीरियल वाइज देखो और बिना स्किप किए। स्किप नहीं करना है क्लास को, क्योंकि अगर आपने क्लास को स्किप कर दिया, जो क्लैरिफिकेशंस मैं देता हूँ वो नहीं सुनी, तो फिर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव समझ नहीं आएगा। और अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव समझ नहीं आया तो मेरा पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए जो चीज़ बताता हूँ उसको फॉलो किया करो, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए आज की क्लास देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? अब देखो, सबसे कम वही महत्वपूर्ण होगा जो नेगेटिव है। प्रश्न को इस तरह से पढ़ने की हैबिट बनाओ कि पॉजिटिव बात पूछी जा रही है, नेगेटिव, और देखो पूछी यही जाती है नेगेटिव। ये सारे क्वेश्चन सीटेट के हैं, देखो सब नेगेटिव पॉजिटिव से सॉल्व करवाता हूँ। इसका मतलब मेथड बिल्कुल सटीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, सीटेट बिल्कुल क्लियर होगा। लेकिन मेरी बताई हुई चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा आपको। चलिए इसको देखते हैं जरा। तो क्या पूछ रहा है? नेगेटिव। अब देखो, अभ्यास नेगेटिव, परीक्षा नेगेटिव, भाषिक प्रवेश पॉजिटिव होता है, और पाठ्य सामग्री ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव। इसको ऐसे ही होल्ड पे कर दो। अब इन दोनों में से हमें देखना है कि कौन सा ज़्यादा नेगेटिव है। देखिए, जब इस तरह की कंडीशन आए कि आप 2 में, 3 में या 4 में फंस जाएं, तो आपको क्या करना है? अगर पॉजिटिव पूछ रहा है तो इसमें देखेंगे कि व्यापकता ज़्यादा कहाँ है, स्कोप ज़्यादा कहाँ है, बच्चा कहाँ ज़्यादा सीख रहा है, बच्चा कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है, बच्चा कहाँ लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, कहाँ बच्चा सृजनात्मक हो रहा है, कहाँ उसकी कल्पना को पंख लग रहे हैं। अगर पॉजिटिव पूछ रहा है और आप फंसे हुए तो आप ये देखना, इनमें से आपको जो एक चीज़ ज़रूर मिलेगी और आप उसको आंसर कर देना। लेकिन अगर नेगेटिव पूछा है तो फिर जैसे आप 2 में फंस गए यहाँ पे, एक तो पहले में और एक चौथे में, तो आप देखो कि इन दोनों में से बच्चा किस में अनकंफर्टेबल फील करेगा ज़्यादा। तो देखो भाई, पेपर के नाम से बच्चा डरता है, परीक्षा के नाम से, तो इसलिए ये ज़्यादा नेगेटिव है, इसी को आंसर करो। वेरी इजी। सतत आकलन का एक निहितार्थ है। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूस, यानी कि जो चीज़ लगातार करती हैं। तो ये थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे, बाकी पॉजिटिव सी ही चीज़ देखें, पॉजिटिव चीज़ ढूंढेंगे। हर महीने परीक्षा लेना, परीक्षा नेगेटिव, परीक्षा नेगेटिव। बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, परीक्षा नेगेटिव। बच्चों के भाषा प्रयोग पॉजिटिव वर्ड है, का निरंतर अवलोकन करना, अवलोकन। और निरंतर देखो वही सतत, और निरंतर यानी कंटिन्यूअस, तो सीधा सीधा आंसर है। अब देखो, जो बच्चे नेगेटिव पॉजिटिव जानते हैं कितनी जल्दी आंसर पकड़ लेते हैं। नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव, आंसर। ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो बताता हूँ उसको माना करो, आंसर जरूर निकलेगा, गारंटेड। भाषा के आधारभूत कौशल। देखिए भाई, भाषा के जो आधारभूत कौशल हैं वो कौन कौन से हैं? लिसनिंग यानी कि सुनना, स्पीकिंग यानी कि बोलना, रीडिंग यानी कि पढ़ना, और राइटिंग यानी कि लिखना। यानी बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। तो इन कौशलों में आपस में क्या संबंध है, वो ये चीज़ पूछना चाह रहा है। तो चलो भाई बता देते हैं इसको कि क्या संबंध है। देखिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये भाषा के 4 कौशल हो गए। तो देखो, इसमें 2 संबंध हैं। पहला संबंध क्या है कि ये क्रम में सीखे जाते हैं, यानी कि जो ये बात कह रहा है। दूसरी बात कि ये अंतर संबंधित होते हैं। देखो, जो बच्चा लिसनर अच्छा होगा वो स्पीकर भी अच्छा होगा, जो पाठक अच्छा होगा वो लेखक भी अच्छा होगा। यानी कि ये जैसे लिसनिंग क्या है, ये इनपुट है। अगर आपने अच्छा इनपुट लिया है तो आप स्पीकिंग यानी कि आउटपुट भी अच्छी दोगे, सीधी सी बात है। तो ये आपस में अंतर संबंधित भी हैं, तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन अगर ये पूछे कि आधारभूत कौशल, भाषा के आधारभूत कौशल में क्या संबंध है, तो कर देना अंतर संबंधित। लेकिन अगर सिर्फ इतना ही छोड़ रहा है तो उसको बनना क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। क्रमबद्ध रूप से चलने का मतलब है पहले लिसनिंग, सबसे पहले बच्चा बोलना सीखेगा, फिर स्पीकिंग करेगा, और फिर रीडिंग करेगा, और फिर राइटिंग करेगा।
देखिए इसका आंसर ये भी हो सकता है अंतः संबंधित, दोनों ही आंसर सही हैं। और ये जो मैंने जिस पेपर से सीटेट के पेपर से लिया उसमें आंसर ए दिया हुआ है, तो हमें सीबीएसई के साथ जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता क्या करेगी? कुछ पॉजिटिव चीज़ ही करेगी, नेगेटिव तो करेगी नहीं। क्लास भाई देखो, जो भी चीज़ डिस्कस की जाएगी यानी कि क्लास के अंदर या शिक्षक की बात की जाएगी तो पॉजिटिव चीज़ के लिए की जाएगी, तो पॉजिटिव चीज़ देखेंगे। यहाँ से चलते हैं फोर्थ से, बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। अनुकरण नेगेटिव, बाध्य करना, बाध्य करना यानी कि बच्चा इसमें अनकंफर्टेबल फील करेगा, तो ये भी नेगेटिव। बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करेगी। देखो अब प्रेरित करना तो पॉजिटिव होता है, लेकिन किस चीज़ के लिए? नेगेटिव। अलंकार तो नेगेटिव है, तो यहाँ प्रेरणा का कोई मतलब नहीं है, ये भी नेगेटिव हो गया। बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई प्रभाव ना डाले, नॉट पॉसिबल, तो इसको होल्ड पे कर दो। बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, यानी कि अगर टीचर स्वयं सही भाषा बोलेगा तो बच्चा भी सही भाषा बोलेगा। अगर बच्चे की भाषा टीचर की भाषा अशुद्ध है तो ये ज़्यादा उम्मीद है कि टीचर को देख देख के बच्चे की भाषा में भी अशुद्धता आ सकती है, तो आदर्श रूप प्रस्तुत करती है बच्चे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? देखिए पहले थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव कर लेते हैं। नेगेटिव तो इसको तो हम बिल्कुल भूल जाएंगे। भाषा का कठिनाई स्तर, देखो इसमें ना तो कुछ नेगेटिव है ना कुछ पॉजिटिव है, इसे होल्ड पर रखेंगे। भाषा सीखने सिखाने की पद्धति और भाषा प्रवेश की उपलब्धता, अब ये दो हैं आंसर। तो अब मैं आपको भाषा अर्जन और भाषा अधिगम थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए भाषा अर्जन का मतलब होता है कि एक्यूसेशन, यानी कि ये हम सहज रूप से सीखते हैं और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, यानी कि इसके लिए किसी हमें ताम झाम की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि जो अधिगम है यानी कि लर्निंग में क्या होगा? टीचर भी होगा, है ना, स्टूडेंट भी होगा, किताब कॉपी पेंसिल क्लास ये वो और पता नहीं क्या अगड़म सगड़म बहुत सारी चीज़ें लगाई जाएंगी, तब जाके भाषा की लर्निंग स्टार्ट होगी। तो अब हम ये कैसे देखेंगे? मान लो हमने कोई भाषा सीख ली, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने भाषा का अर्जन किया है या अधिगम किया है? तो देखो जब हमने उस भाषा को सीखा तो उसके लिए इस सब ताम झाम की अगर ज़रूरत पड़ी तो हमने लर्निंग की। जैसे आपने देखा हो कई बार हम इंग्लिश स्पीकिंग के लिए चले जाते हैं सीखने के लिए, तो ये हम लर्निंग कर रहे हैं। लेकिन मान लो आपका कोई अंग्रेज़ दोस्त बन गया तो 8-10 लाइनें तो आप भी बढ़िया बढ़िया इंग्लिश की सीख जाओगे, तो ये क्या हुआ? ये भाषा का अर्जन हुआ कि वो परिवेश से ही आप सीख गए। तो अब क्या किस चीज़ का अंतर होता है? परिवेश का अंतर होता है कि आपको कैसा परिवेश उपलब्ध हुआ है। अगर आपको ये वाला परिवेश उपलब्ध हुआ है तामझाम वाला तो लर्निंग है, और आप नेचुरली सीख रहे हैं, सहज रूप से सीख रहे हैं, स्वतः ही सीख रहे हैं, स्वाभाविक रूप से सीख रहे हैं, तो अर्जन है। तो आंसर आपका फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा की पाठ्यपुस्तक में से संबंधित पाठ होने चाहिए, पॉजिटिव चीज़। देखिए प्राइमरी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अब प्राइमरी में विज्ञान तो होता नहीं है, ठीक है। अब जब विज्ञान नहीं है तो ये तो नेगेटिव हो गया, अब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब ये दो बचे संस्कृति और साहित्य। तो देखिए ये जो साहित्य है ना, ये फर्स्ट पेपर में तो पॉजिटिव, फर्स्ट पेपर में तो नेगेटिव होता है, लेकिन सेकंड पेपर में ये पॉजिटिव होता है, और ये क्वेश्चन सेकंड पेपर का ही है। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा? अरे तो भाई जब आप पेपर देने जाओगे इस बात का ध्यान रखना कि साहित्य अगर फर्स्ट पेपर है तो नेगेटिव, सेकंड पेपर है तो पॉजिटिव। अब आप जौन सा पेपर देख रहे हो देख लेना, सिंपल सी बात है। साहित्य या पॉजिटिव वर्ड होता है सेकंड पेपर में हिंदी में, तो ये सेकंड का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आकलन। अब यही पता नहीं चल रहा कि नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं चलने दो पता। ये देखो, पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है, ही नेगेटिव। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, इसमें ना कुछ नेगेटिव ना पॉजिटिव, इसको होल्ड पे रखो। केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा, केवल नेगेटिव। मूलतः शिक्षा केंद्रित ही होता है, ही नेगेटिव। अब देखो एक तो ये नेगेटिव हो गया, एक ये नेगेटिव हो गया, एक ये नेगेटिव हो गया। अब तीन तो आंसर हो नहीं सकते, तो आंसर इसका मतलब इसने पॉजिटिव चीज़ पूछी थी। हालांकि इसमें आपको कोई पॉजिटिव वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस पूरे के पूरे सेंटेंस की मीनिंग ही पॉजिटिव है। और अगर आपको वो भी समझ में नहीं आता तो भाई ये तीन तो पक्का नेगेटिव हैं, तो आंसर यही होगा। और ये कराना, इसमें भूल मत करना। अगर आप इधर उधर भटके तो आंसर 1 नंबर चला जाएगा। जो कह रहा हूँ वो करके आना, 1 नंबर 100% मिलेगा। मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो पॉजिटिव चीज़ होगी।
किताब नेगेटिव, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर, प्रश्न उत्तर नेगेटिव। तयशुदा का मतलब होता है क्लोज एंडेड, ये भी नेगेटिव होता है। अनुभव पॉजिटिव, बांटना बातचीत करना पॉजिटिव, आंसर कर। अंताक्षरी की हमें जरूरत ही नहीं, जहाँ पॉजिटिव वर्ड मिल गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना क्या होगा? पॉजिटिव चीज़ पूछ रहा होगा। देखते हैं यहाँ, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो भाई ये तो अच्छा सा लग रहा है, ठीक सा लग रहा है। बाकी और पढ़ते हैं। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये तो गलत है। भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र, सिर्फ, ही, केवल, नेगेटिव वर्ड है। भाषा शिक्षण को किसी भी प्रकार से दिशा नहीं देता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर फोर्थ। अगला क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? पॉजिटिव चीज़ करना भाई, नेगेटिव मत करना। उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। देखिए जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं ना, चाहे तो वो आपके CWSN हो। CWSN का मतलब है चाइल्ड विद स्पेशल नीड। जैसे कि दृष्टिबाधित बच्चा है, इसको स्पेशल नीड की जरूरत है, ये CWSN का बच्चा है। या आपके पास नॉर्मल बच्चा हो, दोनों ही प्रकार के बच्चों में आपको बच्चों के साथ सहानुभूति नहीं दिखानी है। क्या दिखाना है? संवेदनशीलता दिखानी है। अगर संवेदनशीलता होगा तो आप मान के चलिए कि ये पॉजिटिव वर्ड हो सकता है, लेकिन सहानुभूति नहीं, कि हाय इसकी तो आंखें नहीं हैं, इसको तो बेचारे को दिखाई नहीं देता। ऐसा फील मत करवाओ बच्चों को। बच्चे के साथ जो है क्या होगा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा बच्चे में। तो ये नहीं करना आपको। उन्हें कम गतिविधि कराएंगे, क्यों भाई? क्योंकि वो दृष्टिबाधित है, तो आप फिर भेदभाव कर रहे हो कहीं ना कहीं। आपको हर बच्चे को नॉर्मल ही लेना है। उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि कराएंगे, अलग शब्द नेगेटिव है। उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। जो CWSN बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए समावेशी शिक्षा चल रही है, और समावेशी शिक्षा में ये बात कही गई कि जो ये वाले बच्चे आते हैं इनके लिए हमें क्या करना है? साधन उपलब्ध करवाने हैं। कैसे साधन? जैसे मान लो बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है, इसको दृष्टिबाधित, तो इसको लुई ब्रेल वाली वो उपलब्ध करवाओ आप। मान लो बच्चा क्या कहते हैं, पहिया कुर्सी पर चलता है, उसके पैरों में दिक्कत है, और उसकी जो क्लास है वो 3rd फ्लोर पर लगती है, तो भाई उसको ग्राउंड फ्लोर पर लेके आओ। इस तरह से बच्चे की हमें अपनी व्यवस्था को बच्चे के हिसाब से बदलना है। और जो समावेशी शिक्षा है वो भी यही कहती है, जो कि NCF 2005 के द्वारा प्रस्तावित थी। RTE एक्ट 2009 में ये लागू हुई, और 1 अप्रैल 2010 से चल रही है समावेशी शिक्षा। उसी का हिस्सा है ये CWSN बच्चे। तो इनके साथ हमें क्या करना है? इनके साथ हमें संवेदनशीलता तो हम दिखा सकते हैं, लेकिन सहानुभूति नहीं दिखानी है। और प्लस इनको हम क्या करेंगे? उपयुक्त साधन देंगे, ताकि इनकी जो पढ़ाई है वो बाधित ना हो। तो मित्रों आज की क्लास थी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। जैसी भी लगी अच्छी बुरी कमेंट जरूर करें, अपना स्कोर भी कमेंट करें, और CTET से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करें। जब भी मैसेज देखूंगा जवाब जरूर दूंगा। एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें कि सिर्फ CTET के ही रिगार्डिंग चीज़ें आप पूछें। कई बच्चे क्या करते हैं कि किसी भी टेट का क्वेश्चन उठा के मुझे भेज देते हैं, सर इसका जवाब बताओ। तो देखिए उसमें आपका भी समय बर्बाद हो रहा है। मैंने कहा अगर आपको CTET करना है तो सिर्फ CTET के क्वेश्चन जो है उनको ही सॉल्व करो, किसी और को सॉल्व मत करो। वहाँ नेगेटिव पॉजिटिव ट्रिक काम नहीं करेगी। सिर्फ ये CTET के लिए है, और CTET में भी सिर्फ CDP के लिए। कई बार ये चीज़ बता चुका हूँ, इनका ध्यान रखो। तो चलिए मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में। आप तब तक मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।